नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जाएंगे कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस जो होता है उसकी क्या पावर्स हैं रिगार्डिंग बेल, और साथ ही साथ हाई कोर्ट और जो सेशंस कोर्ट है उसके सामने बेल कैसे और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में किस सेक्शन के तहत लगाई जाती है। तो आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाने से मेरे जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स हैं वो आप तक पहुंचेंगे, और मेरी सोशल मीडिया डिटेल से आप मुझसे या मेरी टीम से संपर्क साध सकते हैं। अगर आपकी सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में रिलेटेड कोई बेल में कोई दिक्कत है, उसके आसपास अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आइए वीडियो ब्लॉग शुरू करें। दोस्तों, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो है उसका सेक्शन 439 बात करता है स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। तो जिन अपराधों में 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है अप टिल लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या डेथ एज पर इंडियन पीनल कोड और वेरियस अदर सब्सटेंटिव लॉज फॉर टाइम बीइंग एनफोर्स्ड इन इंडिया, उन मुकदमों में जो बेल ग्रांट करने का जो अधिकार होता है उसमें सबसे पहले सेशन कोर्ट सुनवाई करता है, और अगर सेशन कोर्ट मना कर देता है बेल देने से तो जो अभियुक्त है या जो अक्यूज पर्सन है उसके पास राइट है कि वो हाई कोर्ट में बेल की दरख्वास्त लगा सकता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 439 से यू कैन अप्लाई फॉर अ बेल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन एज वेल एज द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ योर स्टेट। ये जो सेक्शन है दैट्स बीन डिवाइडेड अंडर 2 सबसेक्शंस। इसका जो पहला सबसेक्शन 1 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 439 का, उसको हम पढ़ते हैं। अ हाई कोर्ट और अ सेशंस कोर्ट मे डायरेक्ट A, that any person accused of an offence and is in custody to be released on a bail, and if the offence is of the nature specified in the subsection 3 of a code of a criminal procedure section 437, and may impose any condition which is considered necessary for the purpose mentioned in this subsection. B, that any condition imposed by a magistrate when releasing any person on a bail be set aside or modified. आपने देखा कि कोड ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 437 जो है वो उसका जो सबसेक्शन 3 है वो बात करता है व्हेन एनी पर्सन इज अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ अ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years or more of an offense under chapter 6th, 16th, 17th of an Indian Penal Code, or abatement or a conspiracy or attempt to commit एनी सच ऑफेंस। इसका मतलब 7 साल से ज़्यादा वाले जो अपराध हैं उन अपराधों में कोर्ट ऑफ सेशन में आप बेल की दरख्वास्त लगा सकते हैं। कोर्ट जो है वहाँ पे आपको बेल ग्रांट कर सकता है, जैसा कि सेक्शन 437 में कहा गया है उसी हिसाब से यहाँ पे कंडीशंस लगा सकता है, जैसे कि आप जो है सिमिलर ऑफेंस करेंगे तो आपकी बेल खारिज हो जाएगी। साथ ही साथ आप जो है आपको बेल बॉन्ड भरने के लिए कह सकता है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। उसका बेल अमाउंट जो है कोर्ट के सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे है, लेकिन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। साथ ही साथ जो बेल जब कोर्ट ग्रांट कर रहा है तो उसको रीजंस राइटिंग में लिखने पड़ेंगे, और अगर डिनाई भी कर रहा है तो भी रीजंस उसके लिखने पड़ेंगे। और साथ ही साथ अगर ये जो अक्यूज पर्सन है उसके ऊपर कोर्ट जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा सकता है, जैसे कि वो विटनेस से कोई बातचीत नहीं करेगा, विटनेस को टेम्पर करने की कोशिश नहीं करेगा, इंड्यूस करने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर ज़रूरत है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, और जब पुलिस अधिकारी बुलाएगा जाना पड़ेगा, अपनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कोर्ट के सामने फर्निश करनी पड़ेंगी। और अगर वो अपराधी रसूख वाला है, अगर वो इंटरनेशनली ट्रैवल करता है तो कोर्ट उसको अपना पासपोर्ट कोर्ट के सामने जमा करने के लिए कह सकता है, शहर छोड़ने से मना कर सकता है, या कोई भी ऐसी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो लगा सकता है। और अगर आप ये देखें तो इसका सेक्शन 1 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 439 का सब सेक्शन 1 का पार्ट बी जो है वो ये भी कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने कोई ऐसी कंडीशन लगाई है जब बेल दी है जो कि
अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। एक और बात है कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो आपका 1973 है, इसका ये जो सेक्शन 439 है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जो है बेल ग्रांट करने से पहले प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मौका देगा कि वो जो है अपना जो इस पर स्टेटस रिपोर्ट है वो फाइल करें, और अगर जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के बाद में अगर उनके कुछ इस बिल की दरख्वास्त से रिलेटेड रिजर्वेशंस हैं या मना करना चाहते हैं तो उनको भी वो सुनेगा। देखिए, जब भी बिल की दरख्वास्त लगाई जाती है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हमेशा कुछ ना कुछ अपने लकूने लेके आता है जिससे कि अभियुक्त जो है उसको बेल ना मिले, लेकिन कोर्ट उसको प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को सुनने के बाद में जो है बेल ग्रांट कर सकता है। दूसरा, एक और चीज़ है कि ये जो सेक्शन 439 जो है, इसमें जैसा कि आपने कहा कि जो कंडीशंस जो लगाई गई थी सेक्शन 437 के सब सेक्शन 3 के तहत, ये जो कंडीशंस है कोर्ट हमेशा रीजनेबल कंडीशंस लगाते हैं और बेल बॉन्ड भी जो है रीजनेबल भरने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो कोई भी गरीब आदमी है वो सिर्फ बेल बॉन्ड के चलते जेल में लैंग्वेज रहे, ऐसा कोर्ट की कोई मंशा नहीं रहती है। अगर कोर्ट ने कभी कभार जो है अगर बॉन्ड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रखा है तो कोर्ट्स उसको भी रिव्यू करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उस बॉन्ड के अमाउंट को रिव्यू कराने के लिए। अब ये जो सेक्शन 439 है, ये जो हीनियस ऑफेंस है सेक्शन 376 या उसके जो सब सेक्शंस हैं जैसे 376AB, 376DA, 376DB, इनके ऊपर जो है ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको 15 दिन का नोटिस देने की बात कही गई है इस सेक्शन में। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कोर्ट जो है ऑब्लिगेटरी नहीं है एप्लीकेशन सुनने के लिए, अगर एप्लीकेशन जो है बलात्कार से रिलेटेड वेरियस ऑफेंसेस में, चाहे वो गैंग रेप हो या और बहुत सारे जो सब सेक्शंस हैं 376 के उनसे रिलेटेड हो, जहाँ पे दुष्कर्म की बात की गई है। एक और चीज़ है कि आप एक बात समझिए, जो सब सेक्शन 2 है इस सेक्शन 439 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, ये भी कहता है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जिसने बेल ग्रांट की है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी अवस्थाएं आती हैं ड्यूरिंग अ कोर्ट ऑफ अ ट्रायल, तो इस अभियुक्त को जिसको छोड़ा है उसको दोबारा से कस्टडी में कमिट भी कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप समझें कि 7 साल से जो ज़्यादा सज़ा वाले जो अपराध होते हैं, अमूमन उसमें जो है सेशंस कोर्ट ही बेल की पहली दरख्वास्त पे सुनवाई कर सकता है। वैसे सुनवाई मजिस्ट्रेट भी करते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट अमूमन 7 साल से ज़्यादा वाले जो मुकदमे होते हैं उसमें बेल ग्रांट नहीं करते हैं। तो इसमें सेशंस कोर्ट जब बेल की सुनवाई करेगा तो सेशन कोर्ट प्रोसिक्यूशन की दलीलों के बाद में आपको बेल ग्रांट कर सकता है। जो सेशंस कोर्ट से मेरा मतलब जो है सेशंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन नहीं, उसके अलावा भी जो उनके एसोसिएट कोर्ट्स होते हैं, उनके जो असिस्टेंट कोर्ट्स होते हैं या कोई स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जिनको सेशंस कोर्ट के अधिकार हैं, तो उन सब की इसमें बात कही गई है कि आप सेक्शन 439 में बेल की दरख्वास्त लगा सकते हैं। और बेल की दरख्वास्त आपको जो है जब आप सेक्शन 439 में लगा रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आपके जो फैक्ट्स हैं केस से रिलेटेड वो कोर्ट के सामने रखिए कि अगर सेशंस कोर्ट अगर आपको बेल नहीं दे रहा है तो जो फैक्ट्स हैं वो रिकॉर्ड हों, और अगर बेल की एप्लीकेशन जज साहब ने सिर्फ विम्स एंड फैंसी में आपकी खारिज कर दी है तो हाई कोर्ट उसको कानून की जो कसौटी है, जो न्याय की कसौटी है, उस पर कसे। अगर दोस्तों अगर आपको कोई आपके सवाल हैं बेल से रिलेटेड, सेशंस कोर्ट में कैसे बेल फाइल होती है, आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब सेशंस कोर्ट बेल खारिज कर देता है तो अभियुक्त के पास अधिकार होता है कि वो हाई कोर्ट में जाके सेक्शन 439 में बेल की दरख्वास्त लगा सकता है। अगर कुछ उसको बेल की दरख्वास्त के अलावा भी अगर कुछ और उसको प्रे करना है, सो दैट एप्लीकेशन विल बी प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 439 रीड विद सेक्शन 482 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने लगती है। आज के इस छोटे से वीडियो ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखने के दौरान भी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डोंट बी अ लेजी बी। और सोशल मीडिया डिटेल्स मेरी यहाँ पर हैं, आप मुझसे संपर्क भी साध सकते हैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।